नमस्कार, मैं रविश कुमार। आधा अधूरा और नाटक पूरा। भारत की राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आधा अधूरा और नाटक पूरा। आज के प्राइम टाइम में आप देखेंगे कि कैसे कोरोना को लेकर सरकारें अपना काम आधा अधूरा और नाटक पूरा करती रही हैं। पहले चुनाव पर, जिसका ताल्लुक भी कोरोना से ही है, इस चुनाव में कुछ भी हो जा रहा है। मतलब आज कोलकाता में पोलिंग होनी थी। खबर आती है कि उलुबेरिया के सेक्टर अफसर तपन सरकार रिजर्व ईवीएम को लेकर चले गए हैं और अपने एक रिश्तेदार के यहां सो गए हैं। वो रिश्तेदार तृणमूल कांग्रेस का नेता निकला। मतलब कुछ भी। ईवीएम लिया और समोसा खाने चले गए, ईवीएम लिया मामा जी से मिलने चले गए, ईवीएम लिया दोस्त की सगाई में चले गए और खा पीकर वहीं सो गए टेरेस पर। ऐसा करने वाले तपन सरकार अकेले निकले, वरना मतदान के लिए लोग गोल घेरे में खड़े रह जाते और मतदान अधिकारी रिश्तेदारों के यहां खर्राटे भर रहे होते अगर सबने किया होता। अगली बार चुनाव आयोग को अपने दिशा निर्देशों में यह भी शामिल करना चाहिए कि मतदान अधिकारी को कहां कहां नहीं सोना है और किस किस की गाड़ी से लिफ्ट नहीं लेनी है। असम से खबर आती है कि एक मतदान केंद्र पर कुल 90 वोट हैं, लेकिन पड़ गए 181। इन खबरों को पढ़कर तो किसी का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि 90 की जगह 181 वोट पड़ रहे हैं तो गए किसको होंगे आजकल के माहौल में। इस मामले में 6 मतदान अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। असम के डीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर 90 वोट थे और पड़ गए 181। आयोग ने बताया कि मुख्य मतदान केंद्र के मतदाताओं को भी सहायक मतदान केंद्र पर वोट डालने दिया गया, जहां पर यह ईवीएम मशीन थी। 6 पोलिंग अफसर थे। क्या इनमें से किसी को नहीं लगा होगा कि ऐसा करना गलत है? कमाल है, सभी 6 पोलिंग अफसर एक समान सोचने वाले निकले। इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान के आदेश कर दिए गए हैं। अपवाद स्वरूप इन गलतियों से चुनाव आयोग की छवि कोई बहुत बेहतर तो नहीं हुई होगी। बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मिलने पर प्रेस रिलीज आई कि पीठासीन अधिकारी की बेवकूफी से ऐसा हुआ। कोई सो जा रहा है, कोई बेवकूफी कर रहा है, कोई 90 की जगह 181 वोट गिरवा दे रहा है। यह सब हो रहा है। एक आदेश आता है कि बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा 48 घंटे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बोडो पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार को एनआईए के द्वारा जेल भिजवाने की धमकी दी थी। आदेश जारी हुआ पूरा, लेकिन लागू होने की बारी आई तो आदेश हो गया आधा। खबरों के मुताबिक कारण बताया गया कि हिमंता ने गंभीरता पूर्वक बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए सजा आधी कर दी गई है ना। कमाल, माफी मांग ली गई मतलब गलती भी तो मान ली गई होगी। बोडो पीपल्स फ्रंट बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है। एक दिन खबर आती है कि इसके एक उम्मीदवार रंगजा खुंगूर बसुमतारी का अता पता नहीं चल रहा है। फिर वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने हाजिर होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। कौन जानता है कि एनआईए जैसी एजेंसी का काम रहा होगा या बसुमतारी ने स्वेच्छा से बीच चुनाव में पार्टी बदल ली हो। बीपीएफ और कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि इस विधानसभा में चुनाव रद्द हो, क्योंकि उनका उम्मीदवार अब नहीं है। फिर से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो। यह भी मांग की गई है कि बीजेपी के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर की जाए। अब तो असम में मतदान ही हो गए। कोई उम्मीदवार प्रचार के बीच में दूसरे दल में चला जाता है। जिस दल से जाता है उसका चांस मतदान से पहले खत्म हो गया। क्या ऐसा करने से मतदाता का विकल्प खत्म नहीं हुआ? क्या बोडो पीपल्स फ्रंट की मांग सही नहीं थी कि उक्त विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रद्द हो? चुनाव शुरू नहीं होता है कि विपक्ष के उम्मीदवारों के यहां छापे पड़ने लगते हैं। क्या यह फ्री एंड फेयर चुनाव का हिस्सा है या फ्री एंड फार्स चुनाव का हिस्सा है? ज्यादातर छापे विरोधी दल के नेताओं के यहां ही क्यों पड़ते हैं? वही हाल कोरोना को लेकर है। आपने ये तस्वीर तो देखी होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कोविड के हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री की आप ये तस्वीर भी देखिए, उनकी चुनावी रैलियों की। क्या आप बता सकते हैं कि इस रैली में आए लोगों ने कोविड के नियमों का पालन किया है?
क्या चुनाव के ऑब्जर्वर ने नियमों का पालन ना होने पर शिकायत की है? किसी ने मास्क पहना है? क्या प्रधानमंत्री इन रैलियों में चिंता जाहिर करते हैं कि आपको कोरोना हो गया? तो चुनाव शुरू होते ही हर दल के नेता भीड़ की तस्वीरों को ट्वीट करने लगे और अपनी लोकप्रियता की ताकत दिखाने लगे, जबकि उन्हीं तस्वीरों में मास्क नदारद दिख रहा था। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि कोरोना को खत्म करना है तो चुनाव करा दो। जहां चुनाव होता है वहां कोरोना का तो कोई डर नजर नहीं आता, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं होती है, कोई लॉकडाउन नहीं होता है। मंच से प्रधानमंत्री को यह सब दिखता तो होगा ही कि कोई मास्क पहनकर नहीं आया है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में लगातार 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अपील की है? हमने उनके हाल के 3-4 भाषणों का अध्ययन किया। उन भाषणों में इसका तो जिक्र है कि कोरोना के समय गरीबों को क्या क्या दिया गया, लेकिन इस बात की अपील नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए या उनकी सभा में सभी को मास्क पहनकर आना चाहिए। एक के बाद एक रैली नए रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रही है। फिर अचानक आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। मतदान के दिन सुबह सुबह उसी राज्य के लोगों को गोल घेरे में खड़ा पाते हैं। सैनिटाइजर भी दिखने लगता है, मास्क भी दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि आज मतदान के साथ साथ मास्क पहनने का भी कोई परेड है। अगर यह जरूरी है तो फिर चुनावी रैलियों में क्यों नहीं? इन्हीं लोगों में नियमों को लेकर क्या श्रद्धा होगी जो यह देखते रहे कि दिनों तक, हफ्तों तक रैलियों और प्रचारों में कोविड के नियमों का कुछ भी पालन नहीं हो रहा है, लेकिन मतदान के दिन सबसे सावधान और विश्राम कराया जा रहा है। आखिर चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जब जारी किए हैं तो उसका पालन केवल मतदान के दिन ही क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कोविड से बचने के लिए निर्देश जारी नहीं किए। इन निर्देशों के मुताबिक चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि में हर किसी को मास्क पहनना चाहिए, अनिवार्य है। क्या आपको इसका पालन होता दिख रहा है? नियम तो यह भी है कि सभाओं में लोगों को आने के लिए जिले के निर्वाचन अधिकारी को ऐसे ग्राउंड का चयन करना होगा जिसके एंट्री और एग्जिट के द्वार स्पष्ट हों, ऐसे चिन्ह बना दिए जाएं जिनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। पार्टी और उम्मीदवार पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाए। आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि क्या इनका पालन यहां हो रहा है, हुआ है, हो सकता है। एक निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी हो, यह भी लिखा है। यह तो गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें हैं, नंदीग्राम की। क्या आपको इस भीड़ में ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई देता है? क्या चुनाव आयोग इन नियमों का पालन ना करने पर गृह मंत्री को चालान कर सकता है? विपक्ष के नेताओं के रोड शो का भी यही हाल है, लेकिन जिनके मंत्रालय का दायित्व देश भर में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू करने का है, उनके मंत्री इस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं जैसे कोई नियम ही ना हो। चुनाव आयोग के निर्देशों में तो यह भी लिखा है कि कोविड के नियमों का पालन ना करने पर आपदा प्रबंधन कानून के आर्टिकल 51 से 60 के तहत सजा होगी। क्या आप जानते हैं कि कितनी सजा है? 1 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना अलग से। कुछ मामलों में 2 साल तक की जेल हो सकती है। जब इन नियमों का पालन नहीं होता है या नहीं हो सकता है तो चुनाव आयोग इनके जारी करने, इनके बनाने पर अपना समय क्यों बर्बाद करता है? 26 फरवरी को बंगाल में कुल 3,343 केस थे कोरोना के। 5 अप्रैल तक 11,446 एक्टिव केस हो चुके हैं। कल 1957 केस आए हैं सोमवार के दिन। कोविड के नए मामलों की संख्या बंगाल में तेजी से बढ़ने लगी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वोटर आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ ही ये ग्लव्स लीजिए, आपको ग्लव्स दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। ये सब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत है। ये यहाँ पे जो लेडी हैं वो सबको ऐसा मास्क, देखिए, पहले सैनिटाइजर देती हैं और फिर मास्क देती हैं। मैडम, ये हर एक वोटर को आप देते हैं ये?
क्या बताइए क्या क्या है ये सब देने আমি हाँ, आप बोलिए হ্যাঁ बाद হ্যাঁ में। হ্যাঁ हाँ। সবাইকে দিচ্ছি স্যানিটাইজার আর এই মাস্কটা শেষ হয়ে গেছে হাতের গ্লাস আর ये টেম্পারেচারটা মাপা হচ্ছে तो उनको कि ये पहन के जाके अंदर वोट डालने के लिए। ডান হাতে পরিয়ে দেয়া হচ্ছে अच्छा যে ভোট দিচ্ছে ডান হাতে আর কি ओके। आपने देखा कि यहाँ पर ये अच्छा सिस्टम है। हाँ हाँ अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आप आए तो आपको ये ग्लव्स दिया, सैनिटाइजर दिया ना। हाँ दिया ये अच्छा है अच्छा कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से बचने के लिए ना इसलिए दे रहा है ना। लेकिन रैली में गए तो वहाँ तो कुछ नहीं दिया, वहाँ पे सब कोरोना हो गया है? उधर हो गया हो गया? हाँ मतलब भाग उधर गया? हाँ उधर कोरोना हो गया इधर भाग गया। इधर टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए कोरोना नहीं होता अच्छा भीड़ में। भीड़ में। अच्छा जब रैली में जाते हैं। हाँ इधर उतना कोरोना में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर भी नहीं है, ठीक है। इधर सब अपना मिलजुल के सब वोट दे रहे हैं, कोई झंझट नहीं है। जब रैली में गए तो वहाँ तो ग्लव्स नहीं दिया। उधर तो नहीं दिया इसलिए उधर हो गया ज्यादा। लोगों ने भी अपनी तरफ से कम योगदान नहीं किया है, जानते हुए भी कि कोरोना फैलेगा तो नौकरियां जाएंगी, सैलरी कमाई कम हो जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है कि लापरवाही ना बहालो। एक साल बीत गया, एक तरफ रैलियों और क्रिकेट स्टेडियम में भीड़ के आने की छूट दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मास्क ना पहनने पर आम लोगों से करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। गुजरात में एक साल के दौरान 28 लाख लोगों का चालान हुआ है और उनसे 161 करोड़ की राशि वसूली गई है। अकेले अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने 36 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। मुंबई में भी 2 अप्रैल तक बीएमसी ने 50 करोड़ का जुर्माना वसूला है। बेंगलुरु नगरपालिका ने पिछली मई से लेकर अब तक करीब 4 लाख लोगों को फाइन किया है और 9 करोड़ से अधिक की राशि वसूली है। दिल्ली के लोगों से इस साल मार्च के 4 दिनों में ही 3 करोड़ 18 लाख रुपए वसूले गए। हमारे पास पूरे देश का डेटा नहीं है कि मास्क ना पहनने पर भारत में कितने करोड़ लोगों को फाइन किया गया और उनसे कितने पैसे लिए गए। विक्रम सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, लेकिन ना तो समर्थक मास्क पहनते हैं ना नेता। ऐसे लोगों को चुनाव प्रक्रिया से लंबे समय के लिए बाहर कर देना चाहिए। 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। 1 महीने पहले हमने इलेक्शन कमीशन को लीगल नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था कि अनुच्छेद 324 के तहत उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, सारे सेफगार्ड्स रखने चाहिए और उनका खुद का सर्कुलर है, तो वो नियमों का पालन क्यों नहीं कराते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोविड काल में, जैसा कि मेरी पुस्तक है अनमास्किंग वीआईपी और उसमें हमने बताया है कि ये किताब में कि किस तरीके से कोविड काल में आम जनता के ऊपर कानून की मार है, लेकिन वीआईपी लोगों के ऊपर कानून का कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है कि इस मामले पे तुरंत चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं, जिससे कि कानून के शासन का सही अर्थों में पालन हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जो बिना मास्क के दिखेगा उसे खुली जेल में रखा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। ये बात उन्होंने बंगाल या असम में नहीं कही है, मध्य प्रदेश में कही है। इसके लिए इंदौर में गुजराती अतिथि गृह को अस्थायी कारागार परिसर में बदल दिया गया है। स्नेहलतागंज के इस गुजराती अतिथि गृह पर इतना स्नेह करने की क्या जरूरत थी। खैर, इस अस्थायी कारागार परिसर में उन लोगों को कुछ घंटे के लिए रखा जाता है जो सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं। 5 दिनों के भीतर 250 लोगों को इस अस्थायी जेल में सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं कि जुर्माने के नाम पर राज्य किस तरह से नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। यही नियम बंगाल और असम और केरल में लागू होते तो रैलियों में आने वाले करोड़ों लोग अस्थायी जेलों में बंद होते। जरूर सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि लोग मास्क पहने, लोग पहन ही नहीं रहे हैं, लेकिन वही नेता, वही सरकारें देश के दूसरे हिस्से में जब कोविड के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तब फिर फाइन और जेल भेजने का आदेश मजाक लगने लगता है। हमारे सहयोगी हेमंत ने अस्थायी जेल से बाहर आते लोगों से उनके अनुभवों पर बात की। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 800 नए मामले सामने आए हैं। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं,
और बार बार उन्हें समझाइश दी जाने के बाद भी वो जब इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को वहाँ पर अस्थायी जेल में लाया जा रहा है और अस्थायी जेल लाने के बाद उन्हें अस्थायी जेल में रखने के साथ साथ उन्हें 3 घंटा 2 घंटा जब भी उनका रिहाई आदेश प्राप्त हो जाता है तत्काल उन्हें रिहाई भी कर दिया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो परिसर है ये गुजराती समाज का है परिसर और कलेक्टर के आदेश के बाद में इसे अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन इस कारागार में पानी की व्यवस्था है। 2 घंटे तक यहाँ उन लोगों को रखा जाता है वो जो शहर में न मास्क पहन रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पकड़कर यहाँ 2 घंटे के लिए कारागार में बंद किया जाता है। जेल और दंड के बिना तो हमारी सरकारी कल्पनाएं स्टार्ट ही नहीं होती हैं। लगता है लोग भी आजमाते हैं कि पुलिस पकड़ती है कि नहीं। सरकार के लिए भी कम मुश्किल नहीं है। कोविड महामारी के शुरू में ही कहा गया कि यह महामारी जाने वाली नहीं है, हमें इसके साथ जीने का तरीका सीखना होगा। लेकिन सीखने के नाम पर फैसलों में अंतर विरोध दिखता है और व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था और अराजकता दिख रही है। नेता हर समय लोकप्रिय बने रहने या जनता की निगाह में रहने का आइडिया खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आग्रह शुरू कर दिया है। उन्होंने सत्याग्रह की तुकबंदी लगती है स्वास्थ्य आग्रह। सत्य का बोझ अनावश्यक न बढ़ जाए इसलिए मिलता जुलता रखा गया है स्वास्थ्य आग्रह। लेकिन इस आग्रह से सत्याग्रह की ही याद आती है। ना याद आए तो गांधी जी की तस्वीर याद दिला देती है। पोस्टर पर एक किनारे प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वैसे गांधी अगर सत्याग्रह करते तो मंच के पीछे अपनी तस्वीर तो कतई ना लगाते। मगर इवेंट मैनेजर से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे सत्याग्रह पर गांधी के विचार पढ़कर आएंगे। सत्याग्रह भी एक इवेंट आइटम हो गया है। स्वास्थ्य आग्रह उसका नया वर्जन है, रूप है। अभी तो बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह करने वाले बयान की सत्यता की खोज ही हो रही थी कि यह एक नया आग्रह लॉन्च हो गया। 1 साल पहले से सरकार मास्क को लेकर सक्रिय रहती तो स्वास्थ्य सत्याग्रह पर बैठने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता। मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हुए तो आपने देखा कि कितनी रिपोर्ट आई कि रैलियों में समर्थक और नेता मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। क्या इस सत्याग्रह में उन गलतियों को लेकर प्रायश्चित किया जा रहा है जिसका नाम स्वास्थ्य आग्रह है? एक तरफ असम के बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्क के लिए स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की रैलियों में आने वाली भीड़ मास्क में नजर नहीं आती है, कोई चालान नहीं है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। क्या होगा अगर जनता स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर स्वास्थ्य आग्रह करने लग जाए? तब यही सरकार उन्हें खदेड़ने लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर इस मंच पर बैठे हुए थे और अभी वो कैबिनेट की बैठक के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए जाएंगे। 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह उन्होंने इस मंच से रखा है। कोशिश यही है कि लोगों के बीच में मास्क, इसकी उन्होंने एक नई परिभाषा दी, मेरी आपकी सुरक्षा कवच, मेरा आपका सुरक्षा कवच मास्क। और 2 दिनों पहले उन्होंने अपनी पत्नी को भी मास्क पहनाया था। तो इस तरह से प्रतीकों के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि कोरोना को लेकर, उसके जो प्रोटोकॉल को लेकर लोगों के बीच पालन करवाना है। मध्य प्रदेश ने ये भी ऐलान किया था कि जो है जुर्माना लगाया जाएगा जो लोग मास्क नहीं पहनते या उनको खुली जेल में रखा जाएगा। तो लगभग पिछले कुछ दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो 1,60,000 के आसपास लोगों से 1,85,00,000 रुपए की रकम जो है मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की वजह से वसूला गया है। उनको खुली जेल में रखने का प्रावधान भी है, लेकिन इसके आंकड़े अभी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन साफ तौर पर आप देखें तो मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रतीक जहां एक ओर चल रहे हैं वहीं उपचुनाव हुए और इन्हीं नेताओं मंत्रियों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट सहयोगी भी हैं, अक्सर कई मंत्री आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं पहनते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन चुनाव के वक्त में बार बार किया गया है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब एक एक पायदान बढ़ता जा रहा है देश में जो कोरोना के मामले हैं और अब लगभग 7वें नंबर पर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। भारत भर में कोविड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन 1 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। अब तो मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 446 लोगों की मौत हुई। लोगों की आर्थिक जिंदगी तबाह हो रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं। अमेरिका तो है नहीं भारत कि सरकार लोगों के खाते में
1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल दे। यहां जिनकी नौकरी गई है उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं दी गई है और ना ही लोगों ने मांगा है, यह भी सच है। यह बिहार का सासाराम है। पत्थरबाजी हो रही है जब अधिकारी प्रेमचंद पथ गौरक्षणी पर चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंचे तो छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर पथराव शुरू कर दिया। टीचर और स्टूडेंट के एक साथ मिलकर पथराव करने की यह पहली घटना है। इस जन विद्रोह को समझना होगा। जब प्रतियोगिता परीक्षाएं अपने समय से हो रही हैं तब कोचिंग कैसे बंद हो सकती है? देश के हर राज्य में हर छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उसके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है कि वह घर बैठकर कोचिंग कर ले। उसके इन सवालों का समाधान नहीं किया गया। लोगों को फ्री वाईफाई भी नहीं दिया गया, बस बंद के आदेश जारी कर उसके हाल पर छोड़ दिया गया। बिहार सरकार ने कोविड-19 को लेकर 12 अप्रैल तक के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद कर दिया है। इसके विरोध में जिलों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जिला समाहरणालय परिसर में इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने धरना दिया। संचालकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों की हालत बदतर हो गई है। 1 साल तक स्कूल बंद थे, फिर कुछ दिन खुले तो एक बार फिर बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार को रोजगार की कोई चिंता नहीं। स्कूल के शिक्षक और कोचिंग स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत खराब है, उनकी कमाई बंद हो गई है। इनकी मांग है कि जिस तरह सरकार सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को बंदी में सैलरी दे रही थी, उसी तरह निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों को उनके शिक्षकों के लिए कोई रोड मैप तैयार किया जाए। वहीं खगड़िया में सरकार के आदेश के बाद भी अधिकांश निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुले रहे। स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में विद्यालय आए। स्कूल चलाने वालों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव हो रहा है। राजनेता की रैली में लाखों की भीड़ जुट रही है। स्कूल कॉलेज क्यों बंद हो रहा है? लोगों के सामने यह उदाहरण तो चुनाव आयोग और सरकारों और राजनीतिक दलों ने पेश किया है। इस 1 साल में हमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर गंभीरता से काम कर लेना चाहिए था, लेकिन छोटी मोटी कामयाबी खोजकर प्रचार में ही वक्त निकाल दिया। बिहार के प्राइवेट स्कूल संघ के लोग अब कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब रास्ते नहीं बचे हैं, कि जेल जाएंगे लेकिन स्कूल बंद नहीं करेंगे। जितना गार्जियन घर में रख रखाव करते होंगे कोरोना से बचाव के लिए, उससे ज्यादा हम लोग कोचिंग में करते हैं। चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे जो भी गाइडलाइन है कोरोना के लिए, वो सारा चीज हम लोग फुलफिल करते हैं। ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश है। अगर कोचिंग और स्कूल को बंद करवाने की कोशिश की गई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, अभिभावक भी सड़क पर उतरेंगे। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं होगा, ये आने वाले समय में जन आंदोलन होगा। सिर्फ विद्यालय में ही कोरोना है, ये सरकार गलत अपना एक सूचना फैला के, अपभ्रंश फैला के ये जनताओं को ठगने का काम कर रही है। जी हाँ, आज हो रही है पढ़ाई और पढ़ाई होते रहेगी। अगर प्रशासन हम लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करती है, हम लोग पूरे एसोसिएशन पूर्ण रूप से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही केस कम होते हैं, सरकार से लेकर जनता दोनों की लापरवाही देखने लायक होती है। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। राज्य में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक 7 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। ये एक तरह की तालाबंदी है। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर होटल, ढाबे सब बंद रहेंगे। लाखों लोग महाराष्ट्र में ढाबों पर खाते हैं। शनिवार रविवार को ढाबे बंद रहेंगे तो मजदूर खाएंगे क्या? इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सोहित मिश्र ने भिवंडी जाकर पावरलूम सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों, कारीगरों से बात की है। गांव यहाँ भूखा नहीं मरूंगा, अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं चलेगा तो भूखा नहीं मरूंगा, गांव चला जाऊंगा, क्या करूंगा? और गांव में भी उतनी औकात नहीं है कि मेरे बैठ कर खा सकते हैं। अब इस बार भी हम लोग यही सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग पहले ही से जाने का प्लान बना रहे हैं। हमारे जितने गांव वाले हम लोग सबको बोले भैया चलने के लिए तैयारी रखो। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके की पावरलूम मिलों में करीब 6.5 लाख मजदूर काम करते हैं। पिछले साल हुए लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर इन मजदूरों ने अपने गाँवों कस्बों की ओर पलायन किया था। महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मामलों और सरकार की ओर से कठोर नियम और वीकेंड लॉकडाउन किए जाने के बाद इनमें से कई मजदूर एक बार फिर अपने गांवों कस्बों की ओर लौटने की योजना बना रहे हैं। जीतलाल विश्वकर्मा पिछले साल अपने परिवार के साथ ट्रक के जरिए गांव पहुंचे थे। मेरा खुद का घर था, वो भी बेच दिया लॉकडाउन के में, तो
कर्जीदार बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या कर बेच के मैं भाड़े पर रह रहा हूँ। जो लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, फिर भागना पड़ेगा। 3 दिन का लॉकडाउन हो गया, आदमी खाने पीना मरेगा तो क्या करेंगे, बच्चे लोग कहाँ पालेंगे। मिल में ही काम करने वाले इसरार अंसारी ने लॉकडाउन लगने के डर से पिछले हफ्ते ही लखनऊ का टिकट निकाल लिया और बुधवार को वो ट्रेन से अपने 4 साथियों के साथ गांव जा रहे हैं। तो वही तो जो है सुनाई दे रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो आदमी एक कमज़ोर आदमी जो है वो डर से या तो गांव जाएगा जब यहाँ कोई चारा है नहीं, जैसे जो रोजी रोटी है जो बंद हो जाएगा, जब पेट के यहाँ काम रहेगा तभी तो हमको रखेगा। भिवंडी में काम करने वाले लाखों मजदूर अपने परिवारों से दूर रहते हैं और कई तो पावरलूम मिलों में ही रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोग बीसी में खाना खाते हैं, जो एक तरह का छोटा ढाबा है। महीने भर दोपहर और रात के खाने का 1800 रुपए देते हैं, लेकिन अब शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन में ये ढाबा भी बंद रहेगा। हमारे खाने वाले 120 आदमी थे मौके पे, अभी इसी वक्त 60 आदमी बचे हैं। अच्छा, 50% कम हो 50, हाँ 50। क्यों लोग कहा जा रहे हैं, क्या क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। भिवंडी में कई मजदूरों के पलायन करने की वजह से कई पावरलूम मिल बंद भी हो चुकी हैं। मिल मालिक कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह उनके पास मजदूरों को रोकने के लिए पैसे भी नहीं हैं। फिलहाल तो 50% लोग तो चले गए। 50% लोग जाने के बाद अभी पोजीशन ऐसी है कि हम ये 10 तारीख की जो पगार कर रहे हैं, इसमें कारीगर रुकने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हमारे लोग की पोजीशन ऐसी है कि अभी लूम चालू भी नहीं हुआ और लॉकडाउन का फिर डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, तो हम कारीगर को रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमारी खुद की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम उनका खर्चा दें। पिछली बार जिस तरह से इन लोगों ने काफ़ी परेशानी का सामना किया था, वो इस बार नहीं करना चाहते हैं और इसलिए तमाम अपील के बावजूद ये लोग अगर जा नहीं रहे हैं तो कम से कम उन्होंने मन ज़रूर बना लिया है कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो वो एक बार फिर से अपने गांव की ओर पलायन करेंगे। भिवंडी से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इस बार तालाबंदी धड़ाम से नहीं आई है। कुछ दिन और दिन के कुछ हिस्सों को बंद रखा जा रहा है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। 10 बजे रात 10 बजे के बाद हर किसी को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि होटल इंडस्ट्री को फिर झटका लगेगा। अब कोई ग्राहक 7 बजे तो जाएगा नहीं और फिर 8 साढ़े 8 में खाकर निकलेगा नहीं कि 10 बजे से पहले घर पहुंचना है, तो जाहिर है रेस्तरां मालिकों को परेशानी होगी। सर हमारा तो इन लोगों ने बिज़नेस, हमारे लिए नाइट कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन ही है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रात का बिज़नेस है। अपने अपने घर पहुंचना होगा तो 9 बजे तो रेस्टोरेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब 9 बजे रेस्टोरेंट बढ़ाने के लिए मेरे को 8 बजे लास्ट ऑर्डर लेना होगा। 8 बजे किसका लास्ट ऑर्डर लूँगा जब लोग ही नहीं आएंगे? तो लोग अपने अपनी दुकानों से ही 8 बजे निकलते हैं। 10 बजे नाइट कर्फ्यू लगने से 9 बजे तक सारे शो वाइंड अप करना पड़ेगा कि लोग भी हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ सेफली घर तक पहुंच जाएं। तो फुटफॉल पे तो काफ़ी असर आएगा, रिटेल कस्टमर का सेंटिमेंट भी हिट होगा। अनिवार्य सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। एयरपोर्ट और स्टेशन जाने वाले टिकट दिखाकर जा सकते हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लाने वाले भी उसी टिकट को दिखाकर जा सकेंगे, ये स्पष्ट नहीं है। अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इनके लिए किसी तरह का ई पास जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूरी है। उन्हें ई पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी रखनी होगी, जैसे राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, मीट, मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें वगैरह वगैरह। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम वालों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोगों और खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई कॉमर्स डिलीवरी करने वालों के लिए जरूरी है। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट के लिए भी जरूरी है। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के लिए भी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लोगों के लिए भी जरूरी है। विस्तार से जानने के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाइए और पास के लिए आवेदन कीजिए। कहा गया है कि निर्देशों का पालन जो नहीं करेगा उनके खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से 1,66,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आप इसे न तब हल्के में ले सकते थे, न अब ले सकते हैं। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें आने लगी हैं।
पिछले साल यह बात 1 लाख बार कही गई कि कोरोना से लड़ाई एक दिन की नहीं है। इसके लिए हमें आसपास स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा। आप ऑडिट कीजिए कि आपके आसपास के सरकारी अस्पतालों को कितना बेहतर किया गया है। यह संकट बता रहा है कि हमारी तैयारी अस्थायी ही साबित हो रही है। नागपुर से खबर है कि एक ही बिस्तर पर कोविड के 2 मरीज हैं। मुंबई में 92% आईसीयू बेड भर चुके हैं। पूजा साल भर कोविड से जुड़ी रिपोर्ट करती रही हैं। आज भी उनकी ये रिपोर्ट देखिए। जब कोई अपना मौत से जंग लड़ रहा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र भी हवा हो जाती है। नासिक जिले में दिख रही ये लंबी कतार कोरोना के इलाज की जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर के लिए है। स्टॉक खत्म है और लोग खफा बोलते जिनके पास फॉर्म है वो भी घर पे जाओ, इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया, इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो सब देखना चाहिए। अभी बहुत तकलीफ में हम सुबह 9:30 बजे से खड़े, आप टेम्परेचर देख सकते हैं, पूरा डिहाइड्रेशन हो रहा है हमें सबको। 5 दिनों से 4000 पार मामले देख रहे नासिक के प्राइवेट सरकारी अस्पताल तेज रफ्तार से भर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं लोग इंतजार कर अपनी हालत और बिगाड़ रहे हैं। जो लोग अभी ऑक्सीजन या आईसीयू में हैं, अधिकांश लोगों ने 5-7 दिन अपना ज़ाया किया। टाइम पर टेस्ट और दवा शुरू नहीं की, इसलिए हालात बिगड़ी। ये महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा असर वाले जिले पुणे की तस्वीर है। आईसीयू ऑक्सीजन बेड फुल हैं, इसलिए पिंपरी इलाके के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल ने लोगों को लौटाने के बजाय वेटिंग यानी कि अपने ट्रियाज एरिया में ही 7 ऑक्सीजन बेड लगाए हैं। मरीजों को बचाने की कोशिश है। अभी जैसे ये सेकेंड वेव के लिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग ने बेड्स भी बढ़ा दिए हैं, स्टाफ भी बढ़ा दिया है। अभी 6-7 बेड्स ऑक्सीजन के यहाँ पे है। तो जैसे ही अगर पेशेंट्स और बढ़ेंगे तो उसका अलग से प्राविधान करना पड़ेगा। इस डैशबोर्ड के मुताबिक पूरे जिले में सिर्फ 79 वेंटिलेटर बचे हैं, तो पुणे शहर का आंकड़ा कहता है कि सिर्फ 5 आईसीयू बेड हैं और वेंटिलेटर एक भी नहीं। नागपुर में 1 बेड पर 2 मरीजों के इलाज को अस्पताल मजबूर है। औरंगाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल ना होने के बाद काफ़ी क्वांटिटी में लोग अपने घरों में गैस ऑक्सीजन लेके अपने घरों में आइसोलेटेड हो रहे हैं और ट्रीट करवा रहे हो। सरकारी अस्पताल तो पूरे सब भर गए हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कहीं पर जगह नहीं है। इसमें 2-3 बातें बहुत ही खेदजनक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हर जगह पर महसूस हो रही है। नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।